हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना कि आप हमेशा अच्छे रहें, आपका परिवार और आप दोनों ही सुरक्षित रहें। खुद भी ध्यान रखें और लोगों का भी ध्यान रखें। आज जो हम टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करेंगे वो मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। ऐसा समझिएगा कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक तरीके से पढ़ा है, और अब हम जो उसका पढ़ेंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक तरीके से ये कह लीजिए कि जिस प्रकार एक शरीर में दिल का काम होता है, जिस प्रकार में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वह मानव शरीर में दिल होता है, उसी प्रकार इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट अगर पार्ट है तो वो मेथड है इसके, मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब तक हम लोगों ने यह पढ़ा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके क्या मेरिट्स, क्या डीमेरिट्स, क्या इसके मीनिंग, क्या डेफिनेशन, क्या ये वो दुनिया भर की बातें हमने इसमें जानी। बट ये वर्क करता कैसे है, हाउ टू वर्क इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन द अकाउंटिंग। सो आज हम लोग यही इसमें डिस्कशन करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेथड्स, यानी कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को कैसे हम लोग प्रॉपर मेंटेन करते हैं, कैसे इसको फॉलो अप करते हैं, इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस आज करेंगे। तो देखिए, मेथड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को उसका किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका होता है, किसी काम को करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड। ठीक है ना? और जरूरी नहीं है कि कोई भी काम को करने का एक ही तरीका हो सकता है। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उन बहुत सारे तरीकों में आप यह भी नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, कौन सा तरीका बेकार है। परिस्थितियाँ और समय के आधार पे जो भी विधियाँ होती हैं वो तालमेल बिठा लेती हैं। ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा मेथड अच्छा होता है, कौन सा मेथड बेकार होता है। जैसे सपोज़ करो कि हम लोगों को आलू की सब्ज़ी बनानी है, तो आलू की सब्ज़ी बनाने के एक तरीका थोड़ी है। आलू की सब्ज़ी बनाने के तो विभिन्न तरीके, कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि सबके घर में आलू सेम ही होता है, मसाले सबके सेम होते हैं, बट एक ही आलू को कितने तरीके से बनाया जाता है, सब अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। किसी के घर में व्रत के आलू बनते हैं, तो देखिए व्रत के आलू आलू वही हैं, मसाले थोड़े चेंज हो गए। किसी के यहाँ दम आलू बनेंगे तो दम आलू बनाने का जो तरीका है वो अलग होगा, लेकिन है आलू ही। ठीक है? जैसे जो है प्याज के आलू हैं, तो प्याज के आलू बनाने का तरीका क्या है, वो अलग तरीके से बनेंगे। ठीक है ना? जैसे जो है बैगन आलू, गोभी आलू, गाजर आलू, ठीक है ना, और जो है तुम्हारा जो है सादा आलू, ठीक है, या जो है किसी भी, मतलब कुल मिला के कहने का तरीका कि यह जो हमारे इतने तरह के आलू हम लोगों ने बनाने हैं, तो है तो सब्जी ही और आलू की ही सब्जी है, लेकिन इनको बनाने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। और हम यह भी नहीं कह सकते कि जो है ये इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका है। जब व्रत चल रहे होंगे तो उस समय व्रत के आलू चलेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। जब दम आलू, जब आपका टेस्ट खराब हो जाएगा या आपको लगेगा किसी तरीके से कि भाई अब हमको चटपटा चाहिए, तो आप दम आलू बनाने की कोशिश करेंगे। आपको गरिष्ठ भोजन चाहिए, आप प्याज के आलू बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिचुएशन और समय के आधार पर सबकी वैल्यू अलग अलग है, और इनको बनाने का जो तरीका है उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, चेंजिंग होती है। तो उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे इन्फ्लेशन अकाउंट को बनाने का जो तरीका है, इन्फ्लेशन अकाउंट्स में क्या हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे दूंगा आज। ओवरव्यू का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ 4 मेथड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में होते हैं। इन चारों मेथड में क्या क्या चीज़ें होती है, मेन आपको यहीं दे दूंगा। आज ही आपको समझ में आ जाएगा कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन के 4 मेथड और चारों मेथड में क्या डिफरेंस होता है, चारों मेथड कैसे मेंटेन होते हैं। आप कहोगे कि सर एक ही दिन में एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। नहीं, यह तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा। अगर आप कुछ भी ना करें, इतना भी आप लोगों ने कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे तो फिर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, एक एक मेथड्स को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। सो देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसंट्रेशन बना के इसको आप देखिएगा। मेथड ऑफ इन्फ्लेशन जो है, 4 मेथड अपने यहाँ होते हैं। देखिए, 4 मेथड अपने यहाँ हैं। पहला मेथड है अपने यहाँ करंट
परचेजिंग पावर मेथड, चालू क्रय शक्ति विधि। दूसरा हमारे पास होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि। तीसरा है हमारे पास करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, चालू मूल्य लेखांकन विधि। एंड फोर्थ होता है हमारे यहाँ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, चालू लागत लेखांकन विधियाँ। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो आप बताएंगे कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड हैं वो दे आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। फर्स्ट इज करंट परचेजिंग पावर मेथड, सेकंड इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, एंड थर्ड इज करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड, एंड फोर्थ इज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। अगर आपसे ओवरव्यू पूछे, आपसे सबका पूछे कि वे बताइए मेथड्स कितने होते हैं और इनमें क्या क्या किया जाता है, तो आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आप उसको एग्जामिनर को समझाएंगे और खुद भी समझेंगे और कॉपी में भी बिल्कुल इसी तरीके से मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब ये जो मेथड है, देखिए ये मेथड 4 तरीके का हमारे पास मेथड होता है। चार्ट के माध्यम से मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की है कि एक ही क्लास में मैं सबका आपको ओवरव्यू दे दूं, ठीक है ना, जिससे आपका बेटर समझ में आ जाए। फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को ले लेंगे, ठीक है। तो पहला आपका दिया है यहाँ पर CPP, करंट परचेजिंग पावर मेथड, ठीक है। करंट परचेजिंग पावर मेथड, करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर क्या कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, क्या कन्वर्ट किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट को और P&L अकाउंट को, ठीक है ना। यानी करंट परचेजिंग पावर मेथड में, चालू क्रय शक्ति विधि में सबसे पहले क्वेश्चन राइज होगा कि हम लोग किस आइटम को परिवर्तन करेंगे, किन मदों को हम लोग चेंज करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि सर इसके अंदर हम जो चेंज करते हैं वो बैलेंस शीट में जाने वाली जो आइटम होती है उनको चेंज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली आइटम चेंज करते हैं। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन राइज हुआ कि करंट परचेजिंग पावर मेथड के अंदर हम लोग किस मदों को चेंज करते हैं, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाने वाली मदों को चेंज करते हैं और बैलेंस शीट में जाने वाली आइटम को चेंज करते हैं। जो बैलेंस शीट में चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेट चेंज मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट चेंज मेथड बोलते हैं, शुद्ध परिवर्तन विधि। जो बैलेंस शीट में हम लोग परिवर्तन करते हैं उस बैलेंस शीट के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट चेंज मेथड। और जो P&L अकाउंट में हम लोग चेंज करते हैं उस P&L अकाउंट में चेंज करने के मेथड्स को हम लोग बोलते हैं इनकम चेंज मेथड। क्या बोलते हैं? इनकम चेंज मेथड। यानी कि हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, तो इस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हम लोगों के पास 2 मेथड हुए। पहला मेथड हुआ नेट चेंज मेथड, दूसरा मेथड हुआ इनकम चेंज मेथड। नेट चेंज मेथड कहाँ पे यूज़ होता है? बैलेंस शीट के लिए। और इनकम चेंज मेथड किसके लिए यूज़ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ठीक है। इसमें हमको करना क्या होगा कि इस मेथड को यूज़ करने के लिए हमको किसी भी आइटम को 2 भागों में बांटना होगा। ये कहते हैं कि किसी भी आइटम को हमारे यहाँ 2 भागों में बांटिएगा। एक तो उन्होंने कहा है मॉनेटरी आइटम्स और दूसरा इन्होंने कहा है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब हो गया कि ऐसी आइटम जिसका मुद्रा में वैल्यू हो, ठीक है ना। यानी शब्दों में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि जिसको पैसों में मापा जा सकता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मॉनेटरी आइटम्स। और जिसको पैसों में नॉन मॉनेटरी यानी जिसको अमौद्रिक मदें बोलते हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो कैसी मदें होती हैं? गैर मौद्रिक मदें। यानी अगर मैं आपको मॉनेटरी आइटम्स के कुछ एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग किसी भी एसेट्स को 2 भागों में बांटते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो ये वाला मेथड कहता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 तरीके के आइटम में कैटेगराइज किया जाएगा। पहला मॉनेटरी आइटम्स और दूसरा नॉन मॉनेटरी आइटम्स। तो मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या हो गया कि मॉनेटरी आइटम्स का मतलब होता है कि ऐसी मदें जो करंट की होती हैं, जो चालू वर्ष की होती हैं, उनको कहा इन्होंने मॉनेटरी आइटम्स। देखिए अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको डीपली नहीं समझा रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और दूसरा इन्होंने नॉन मॉनेटरी आइटम्स लिया, इसमें इन्होंने लिया फिक्स आइटम को। मॉनेटरी आइटम्स के अंदर वो लिया जो चालू वर्ष के लेन देन वाली होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट सॉरी, बिल्स रेसिवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल करंट एसेट्स, स्टॉक, है ना, करंट लायबिलिटीज
ऐसे समथिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लगभग लगभग जो है आपकी मॉनेटरी आइटम्स होती हैं। और नॉन मॉनेटरी आइटम की अगर बात करें तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो आपके पास जाने वाली होती हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म लोन्स आदि। ये जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी होती हैं। खैर आपको ये नहीं समझना, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस वाले मेथड में जो हमारा पहला मेथड है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं। इस मेथड के अंदर हम लोग दो कैटेगरी बनाते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी हमारे पास होती है। हम दो कैटेगरी बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें कहा है कि बेसिस, ठीक है ना, यानी ये किस आधार पर जो है आप प्राइस को चेंज करते हैं, आधार क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि इसका जो आधार होता है वो जनरल प्राइस इंडेक्स होता है। क्या होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हिंदी में बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया थोक मूल्य सूचकांक पद्धति, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पद्धति। देखिए ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि WPI और CPI में क्या डिफरेंस होता है। बस आप इतना समझ लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडेक्स को निर्धारण करता है। हमारे भारत के अंदर जितनी भी महंगाई दर को नापा जाता है, जितनी भी पर व्यक्ति इनकम को नापा जाता है, वो इन्हीं दोनों मेथड से नापा जाता है, WPI और CPI मेथड से। कुछ लोग WPI को बेटर समझते हैं, कुछ लोग CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेटर समझते हैं, ठीक है। तो GPI, बस आपको ध्यान रखना है कि GPI जनरल प्राइस इंडेक्स, जनरल प्राइस इंडेक्स के आधार पर यहाँ पर जो है अमाउंट्स को चेंज किया जाता है, ठीक है। यानी तो हम लोगों ने CPP मेथड्स में क्या देखा, पहला हमने देखा कि इसके अंदर क्या चेंज किया जाता है, इसके अंदर बैलेंस शीट और P&L चेंज किए जाते हैं। बैलेंस शीट को चेंज जो किया जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के दो मेथड ये बताए हैं। नेट चेंज मेथड, नेट चेंज मेथड मतलब बैलेंस शीट जब आपको कन्वर्ट करनी हो करंट प्राइस के हिसाब से, और P&L को जब कन्वर्ट करना हो तो इनकम चेंज मेथड के थ्रू किया जाएगा। ये कहता है कि हमारे यहाँ जो भी आइटम बटेंगी वो कितने भागों में बटेंगी, दो भागों में बांटना होगा, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में। इसका जो आधार होता है वो कौन सा होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स का होता है। जनरल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। क्लियर हुआ होगा, थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास RCA मेथड। RCA मेथड का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड का मतलब हो गया पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि। देखिए पुनर्स्थापन लागत लेखांकन विधि में भी क्या चेंज किया जाता है, वहाँ भी आप लोगों को बैलेंस शीट चेंज की जाती है, बैलेंस शीट में परिवर्तन किया जाता है, बैलेंस शीट में चेंज किया जाता है, और P&L में भी चेंज किया जाता है। बैलेंस शीट और P&L आप लोगों की पहले वाले मेथड में भी होती थी, यानी CPP मेथड में भी, करंट परचेजिंग पावर मेथड में भी, और यहाँ पे भी आपकी बैलेंस शीट और P&L दोनों ही कन्वर्ट होंगे। बट इसका जो आधार होगा, इसका आधार कन्वर्ट करने का यहाँ पर जनरल प्राइस इंडेक्स था या इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स होगा। इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया कि किसी एक आइटम का जो रेट चेंज करने की इंडेक्स नंबर है उसी के आधार पे किया जाएगा। यानी कि GPI में WPI और CPI जो ली जाती हैं, इनमें बहुत सारी आइटम वस्तुएं होती हैं, उनके आधार पर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। जैसे 697 वस्तुएं हैं, पता नहीं या 670 समथिंग ऐसा कुछ करके, ये 670 वस्तुओं के मूल्य को शामिल करके WPI बनाया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऐसे ही गांव की कुछ वस्तुएं लेकर एक टोकरी का हिसाब लगा कर कि एक टोकरी में क्या क्या चीज़ ज़रूरत की होती हैं, और शहर के हिसाब से अलग अलग उस बकेट का, उस टोकरी का मूल्य जब निर्धारण किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि 697 वस्तुएं का मतलब हो गया कि किसी भी महंगाई को अगर नापना है, प्याज के रेट बढ़ गए तो तब भी जो है प्याज के रेट बढ़ने के कारण से भी हम यह नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर 697 वस्तुओं को एक साथ एनालिसिस किया जाएगा। प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, बाकी खीरे के, मूली के, टमाटर के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ती है। ये इसकी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही दूसरा मेथड बना, जिसको हम लोगों ने कहा RCA मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड।
और रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में ये प्रॉब्लम दूर करके इन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ कि आप लोग मान लीजिए सपोज करो हम प्याज का बिजनेस करते हैं, तो हम खाली प्याज के ही रेट को क्यों ना कन्वर्ट करें। प्याज के रेट को ही आप देखिए ना कि इंडेक्स प्याज की पहले क्या थी और आज क्या है, या टोटल सबका क्यों लेके चलते हो। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को दूर करके इंडिविजुअल लिया, एक एक आइटम का, जिस आइटम से हमको चेंज करना, जैसे प्लांट का रेट हमें चेंज करना है तो हम प्लांट का ही पिछले वाला रेट लेंगे और आज का रेट हम प्लांट कर लेंगे, तो हम पास्ट ईयर के रेट को आज के रेट से हम कन्वर्ट करेंगे। हम लोग WPI और CPI के हिसाब से नहीं करेंगे। ऐसा हमारा जो कहता है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कहता है। तीसरा मेथड जो है आपके पास वो है आपके पास करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड का मतलब हो गया चालू मूल्य लेखांकन विधि। इसमें ये कहते हैं कि आपको कोई भी प्राइस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले बैलेंस शीट देखो, फिर P&L देखो, फिर बैलेंस शीट में देखो कि कौन कौन से आइटम हैं, फिर बैलेंस शीट में देखो कि जिस साल आप लोगों ने अकाउंट बनाए थे उस समय की इंडेक्स क्या चल रही थी। इंडेक्स देखने के लिए WPI CPI देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, करंट प्राइस इंडेक्स देखो, फिर उसको कन्वर्ट कीजिएगा। आज के हिसाब से आप कन्वर्ट करेंगे, आज का इंडेक्स नंबर लेंगे, फिर P&L में भी ऐसे ही करेंगे। तो बड़ा ड्रामे पने की कहानी हो जाएगी। ये बोले करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड वाले बोले कुछ चक्कर में मत पड़ो, मार्केट में आज जिस टाइम आप लोग अकाउंट्स बना रहे हो आज का रेट देखो मार्केट में क्या चल रहा है, और जो मार्केट में आज का रेट चल रहा है आज के रेट के हिसाब से आप लोग सीधा सीधा चेंज कर दीजिएगा। ये करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड कहता है। देखिए पिछले दोनों मेथड्स में हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा, हमको इंडेक्स चाहिए, लास्ट ईयर का इंडेक्स चाहिए, इस साल का इंडेक्स चाहिए, इन दोनों के इंडेक्स को कंपेयर करके जब हम चेंज कर सकते हैं। बट करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड कहता है कि कोई इंडेक्स पेंडेक्स की जरूरत नहीं है, आज के हिसाब से जो मार्केट में रेट चल रहा है सीधा उसके हिसाब से कन्वर्ट कर दो, दैट्स ऑल, बस बात खत्म हो गई। कि लैंड पहले 4 लाख की थी आज 5 लाख की, तो 5 लाख की दिखाओ, बस बात खत्म। तो इसको जब मार्केट वैल्यू के आधार पर वैल्यूशन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है, क्या कन्वर्ट किया जाता है, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या जाती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों जो अभी तक मेथड हमने पढ़े उसमें P&L अकाउंट भी चेंज होता है, बैलेंस शीट भी चेंज होता है, बट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है खाली बैलेंस शीट चेंज हो रही है। यानी करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड में जो चेंज हो रहा है सिर्फ क्या चेंज हो रही है, बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और किसके आधार पर चेंज होती है, मार्केट वैल्यू के आधार पर चेंज होती है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके आधार पर चेंजिंग होती है। तीनों मेथड आप लोगों के ओवरव्यू समझ में आ गए होंगे, दिमाग में घुस गए होंगे आसानी से, है ना। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चौथा मेथड इनके यहाँ पर है CCA मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, चालू लागत लेखांकन विधि। तो देखिए चालू लागत लेखांकन विधि भी इसी का बदला हुआ रूप है, बस अंतर क्या होता है कि चालू लागत लेखांकन विधि में कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किया जाता था खाली बैलेंस शीट को, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट को भी और बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो बैलेंस शीट को आप लोग चेंज किए हैं, बैलेंस शीट को जो आप लोगों ने चेंज किए हैं, तो बैलेंस शीट को चेंज करने से ये बताते हैं कि आपको 2 तरीके के प्रॉफिट होने की संभावना हो जाती है। कह रहा है होल्डिंग गेन्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। P&L अकाउंट के थ्रू जो आपको मिलता है उसको कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और बैलेंस शीट के थ्रू जो मिलता है उसको बोलते हैं होल्डिंग गेन। आप लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों को देखा होगा, पहली या दूसरी क्लास में हमने आपको होल्डिंग गेन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बताया था। क्योंकि P&L अकाउंट में जाने वाली जो आइटम होती हैं वो करंट की आइटम होती हैं, और हम बिजनेस को जो ऑपरेट कर रहे होते हैं परचेस करके, सेल करके, सैलरी दिखा के, वेजेस दिखा के, कमीशन दिखा के, तो उससे जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखा रहे होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम से जो भी हमारा रिजल्ट आता है दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। होल्डिंग का मतलब होता है कि जिसमें कुछ समय रखने के बाद उसका बेनिफिट हमें आगे के पीरियड में मिलना शुरू हो, होल्ड करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग गेन। तो होल्डिंग गेन जो हो सकता है हमको किस पे हो सकता है, एसेट्स पे हो सकता है, क्योंकि एसेट्स को ही तो हम लंबे समय तक रखते हैं अपने पास, एसेट्स को ही तो हम लोग रख के प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए एसेट्स को रख के या लाइबिलिटीज़ का पेमेंट फ्यूचर में करके हम लोग जब उसको होल्ड पे रखते हैं, उससे जब हम गेन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं होल्डिंग गेन। तो इसीलिए बैलेंस शीट के सामने लिखा गया होल्डिंग गेन और P&L के सामने लिखा गया प्रॉफिट ऑपरेटिंग
प्रॉफिट। तो यहाँ भी कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट और पी&एल को। बैलेंस शीट से हमारा होल्डिंग गेन निकल कर आता है, यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता है। किस पर चेंज करते हैं? मार्केट वैल्यू पर चेंज करते हैं। किस पर चेंज करते हैं? मार्केट वैल्यू पर चेंज करते हैं यहाँ भी। ठीक है, आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। अगर आप डिफरेंस भी करना चाहें तो बड़े मज़े से यहाँ डिफरेंस कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से चार्ट बन के तैयार हुआ है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही लेक्चर में यहाँ मिल गए होंगे। हम डीपली एक मेथड्स को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, लेकिन ओवरव्यू अगर आप बताना चाहेंगे तो एकदम बता देंगे। जैसे पहला मेथड सीपीपी मेथड बोले, इसमें कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट और पी&एल को। आरसीए मेथड में कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट एंड पी&एल को। सीवीए मेथड में बैलेंस शीट खाली चेंज की जाती है, और सीसीए मेथड में यहाँ पर बैलेंस शीट और पी&एल दोनों चेंज किए जाते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो किया जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके दो मेथड होते हैं, नेट चेंज मेथड और इनकम चेंज मेथड। देखिए, इनकम चेंज मेथड का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पी&एल अकाउंट को जब चेंज करके हम लोग उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम चेंज मेथड। और बैलेंस शीट को चेंज करके जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको बोलेंगे नेट चेंज मेथड। ये कहते हैं ये वाले मेथड वाले कि इसमें जो होता है दो तरीके से आपको आइटम को बांटना पड़ता है, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम लगभग वो आइटम होती हैं जो चालू प्रकार की होती हैं, जो एक ही साल में यूज़ होती हैं, ऐसे मान सकते हैं करंट एसेट्स। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो होती हैं जो फिक्स्ड एसेट्स टाइप की होती हैं। इनका जो आधार होता है वो कौन सा आधार होता है? बोले जनरल प्राइस इंडेक्स वाला आधार होता है, जीपीआई होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया कि जिसमें जो है दोनों आधार पे, या तो डब्ल्यूपीआई पे होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जब मूल्यों को परिवर्तन किए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, आरसीए मेथड में क्या बात हम लोगों ने पढ़ी? आरसीए मेथड में हम लोगों ने पढ़ी कि यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट को और पी&एल को। किसके आधार पे किया जाता है? यहाँ पर जीपीआई, और जीपीआई में जब प्रॉब्लम होने लगी तो इन्होंने कहा इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स पर, व्यक्तिगत मूल्य सूचकांक के आधार पर, यानी एक ही आइटम का इंडेक्स देखा जाए, ना कि सारी ग्रुप का देखा जाए। ये आरसीए मेथड में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने सीवीए मेथड को देखा। सीवीए मेथड हमारा बताता था कि यहाँ पे देखिए दो मेथड ये बताते थे कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, कैलकुलेशन करनी चाहिए, प्राइस को चेंज करना चाहिए, पास्ट को फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर को पास्ट के हिसाब से, करंट इंडेक्स के हिसाब से, ऐसा करके चेंज करना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए। बट आगे के दोनों मेथड जो हैं, जहाँ पे करंट लिखा हुआ आता है, करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट आती है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप लोग चेंज कर दीजिए, कोई आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो रेट चल रहा है, आज जो आपका रेट चल रहा है, बस सीधा सीधा वही रेट लिख दीजिएगा। वो तुम्हारा कौन सा मेथड हो गया? करंट वैल्यू अकाउंट मेथड हो गया। करंट वैल्यू अकाउंटिंग मेथड में क्या कन्वर्ट किया जाता है? बोले बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो सबको ही पता है। बेसिस क्या होता है इसका? मार्केट वैल्यू, मार्केट के वैल्यू के आधार पर चेंज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हुआ, फोर्थ मेथड आपका हुआ सीसीए मेथड, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, चालू लागत लेखांकन विधि। बोले इसमें कन्वर्ट किया जाता है बैलेंस शीट और पी&एल को। बस दोनों में क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पे खाली बैलेंस शीट को कन्वर्ट किया जाता है, और यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस को भी कन्वर्ट किया जाता है। ये कहने लगे कि दो तरह का प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है, होल्डिंग गेन होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। सही बात है, पी&एल अकाउंट से जो निकलने वाला प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, यानी पी&एल अकाउंट में जाने वाली आइटम को जब हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से कन्वर्ट करके हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उस प्रॉफिट को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। होल्डिंग गेन का मतलब होता है कि जो एसेट्स के थ्रू, एसेट्स में चेंज करने के कारण से, एसेट्स की वैल्यू में चेंज करने के कारण से जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम लोग कहेंगे होल्डिंग गेन्स। होल्डिंग गेन्स, और इसका जो आधार होगा वह भी मार्केट वैल्यू ही होगा। सो आई होप आपको मेथड्स के ओवरव्यू मिल गया होगा। ये मेथड्स कैसे काम करते हैं समझ में आ गया होगा। यानी सारा खेल जो है वो प्राइस चेंज करने का ही है, और प्राइस चेंज करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। ये सारा खेल इसी का होता है। मैं समझता हूँ कि इससे बेटर आपको समझ में नहीं आ सकता है। एक बार दो बार इस वीडियो को बार बार देखिएगा। समरी तौर पर ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो चलेंगे आप लोगों को वन बाय वन एक एक मेथड्स को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे।
अगर आपका एग्जाम में मेथड्स पूछता है सारे, कहता है कि भैया व्हाट इज़ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मेथड्स फॉर वैल्यूशंस ऑफ द इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो आप इसी तरीके से चार्ट बना कर आइए, उसका लिखिएगा, पूरे बटे के बटे नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि जो चीज़ आप लोग इसको डेस्क्रिप्टिव करके लिखते हैं वो आपने पॉइंट बना के इस तरीके से चार्ट बना के आपने प्रॉपर तरीके से लिख दिया। इसको याद करने में भी आपको आसानी होगी, लिखने में भी आसानी होगी, एग्जामिनर को समझने में भी आसानी होगी, आपको आपको खुद समझने में, किसी को समझाने में भी आसानी होने वाली है। तो आप इस तरीके से पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो, भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।